अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की नेवल साइट को डिस्कस करने जा रहे हैं और एक बड़े इंसिडेंट को लेकर बात करेंगे कि ईरानियन नेवी के साथ बेसिकली हुआ क्या है। ईरानियन नेवी का जो क्राउन ज्यूल था, उनका ड्रोन करियर था या उनका जो छोटा एयरक्राफ्ट करियर था, वो 6 मार्च को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसकी ऑफिशियल वीडियो भी अमेरिका ने रिलीज कर दी है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझेंगे कि क्यों पाकिस्तान के लिए एयरक्राफ्ट करियर लेना कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, बल्कि वो उल्टी लायबिलिटी बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में कौन सी ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, लेकिन उनको हम डिस्कस ही नहीं करते, बिकॉज हम समझते हैं कि हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट करियर या एक बड़ी डिस्ट्रॉयर ले लेंगे तो फिर पता नहीं कोई गेम चेंज हो जाएगी। तो हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ईरान ने 2022 से 2024 के दरमियान शाहिद बागरे नाम से अपना ड्रोन करियर बनाना शुरू किया और 2025 में आई बिलीव या 2024 के एंड में इसको ऑफिशियली कमीशन कर लिया गया ईरानियन नेवी में। ये 40 से 44,000 टनेज के दरमियान का ड्रोन करियर है, एक मिनी एयरक्राफ्ट करियर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर होते थे। और इस पर ईरान ने अपने मल्टीपल ड्रोन्स, मेल यूकैव्स, फिर कामिकाजी ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया। ईरान ने अपनी लिमिटेड एयर पावर को एक्सपैंड किया अपनी नेवी में और खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड, और इसे ईरान अपने एयरक्राफ्ट करियर के तौर पर ही दिखाता था। अमेरिका ने अब क्या किया है कि अमेरिका ने अपने एंटीशिप मिसाइल्स का यूज करते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली टोमाहॉक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं, उनके जरिए इसको हिट किया है और इसको अच्छा खासा डैमेज हुआ है और ये अपना ऑपरेशनल स्टेटस खो चुका है। यानी कि अब ये इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि ये एटलीस्ट अगले 2-3 सालों तक तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता, या ये भी पॉसिबल है कि ये रिपेयर होने की कंडीशन में ही ना हो। इस पर से एक वक्त में 60 ड्रोन्स को और 5 और या उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। और आप इमेजिन करें कि मोहाजिर 6 जैसे या अबाबिल सीरीज के जो ड्रोन्स हैं, वो ये अगर कैरी कर रहा है तो वो कितनी बड़ी कैपेबिलिटी होती है आपकी एक लिमिटेड एयर पावर की डोमेन में, अगर आप देखें। फिर उसके साथ साथ इस पर आपको नूर और कदर जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स देखने को मिलेंगे। फिर एयर डिफेंस की डोमेन में कौसर 222 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इस पर माउंटेड है। नेवल गन्स भी इस पर लगी हुई है जिन्हें क्लोज इन वेपन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इस पर अबाबिल जैसे ड्रोन्स हैं, शाहिद 136 है जिस ड्रोन की रेंज ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर के अराउंड है, और इस ड्रोन ने अमेरिका की बहुत ही ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड एयर बेसिस, अल सलीम एयर बेस है, फिर यूएई में जो बेसिस हैं, कतर की अल उदैद एयर बेस है, वहां के बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो ऐसे ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में शायद बागरे पर डिप्लॉय रहते थे। उसके बावजूद भी ईरान फेल हुआ इससे कोई भी स्ट्राइक कंडक्ट करने में, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि अमेरिका ने अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस एयरक्राफ्ट करियर या इस ड्रोन करियर को तबाह कर दिया। अब लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को समझें। जो यूएस के पास एंटीशिप मिसाइल थे, उनकी रेंज थी 1000 किलोमीटर के अराउंड या उससे कुछ ज्यादा, जबकि ईरान के जो बैटलफील्ड एंटीशिप मिसाइल्स हैं या क्रूज मिसाइल्स हैं खासतौर पर, जिनके पास सी स्किमिंग की कैपेबिलिटी होती है, इसकी रेंज थी कदर या नूर मिसाइल्स की 280 किलोमीटर। तो यहाँ रेंज का बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस वक्त पाकिस्तान नेवी को जो सबसे ज्यादा जरूरत है नेवल डोमेन में, वो एयरक्राफ्ट करियर की नहीं है, बिकॉज हम अक्सर औकात कहते हैं जी एयरक्राफ्ट करियर होगा तो बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगी पाकिस्तान नेवी के लिए। ये सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन है हमारी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इंडियन नेवी को आपने मॉडर्न टाइम्स में कभी भी डायरेक्टली पाकिस्तान नेवी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन नेवी तादाद में बहुत बड़ी है, इवन कई मामलात में क्वालिटी वाइज भी वो पाकिस्तान से सुपीरियर है, लेकिन वहीं वो सबसे ज्यादा डरपोक भी हैं। डरपोक इस वजह से हैं बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो पाकिस्तान नेवी की कोई 1-2 शिप्स डिस्ट्रॉय भी कर देंगे ना, तो पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी का जो ज्वाइंट रिस्पॉन्स होगा, जिसमें पाकिस्तान सुपरसोनिक मिसाइल्स भी यूज करेगा, एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि GF-17 कैरी करते हैं वो भी यूज करेगा, सी स्कीमिंग करते हुए सबसोनिक मिसाइल्स भी यूज करेगा। तो सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान नेवी बनाएगी इंडिया के एयरक्राफ्ट करियर को, जो कि उनका क्राउन ज्यूल है, और इंडिया के डिस्ट्रॉयर्स को, जो कि फिर सेकंड नंबर पर उनके प्राइम वेपन सिस्टम्स हैं। तो अगर उनमें से 2 से 3 शिप्स या उनका एक एयरक्राफ्ट करियर पाकिस्तान डबो देता है, तो पूरी की पूरी इंडियन नेवी का मोरल डाउन हो जाएगा, बेशक उनके पास जितने मर्जी वेपन सिस्टम्स हो। तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जैसी जंग शुरू होती है, इंडिया अपने एयरक्राफ्ट करियर पीछे ले जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ताकि वो पाकिस्तानी स्ट्राइक से दूर रहें, क्योंकि ये सबसे बड़ा फियर है। ये सबसे बड़ा इंडियन नेवी के लिए एक ऐसा एलिमेंट है जिसे वो बस अपने मोरल के लिए रखते हैं कि एयरक्राफ्ट करियर ठीक है, पावर प्रोजेक्शन के लिए है, लेकिन अगर ये हिट हो गया तो पूरी नेवी का मोरल डाउन हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी ओपनली कहती है कि अगर कोई भी हम पर स्ट्राइक होगी तो सबसे पहले इंडिया का एयरक्राफ्ट करियर
डुबो दिया जाएगा। और हम ये शायद बाकरे जैसे ड्रोन करियर का हाल देख चुके हैं, जो कि अगेन वेल प्रोटेक्टेड था, और ये चूंकि अपने सी शोर एरिया के नजदीक था, तो ईरान के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो आर्मी बेस थे या एयरफोर्स के थे वो भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इसके ऊपर भी मौजूद कोर्सेर जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसकी हिफाजत में थे, लेकिन तमाम नाकाम हो गए। तो पहला तो हमें यह समझना होगा कि अगर पाकिस्तान भी कोई एयरक्राफ्ट करियर लेगा तो हमारा चूंकि समुद्री एरिया या टेरिटोरियल वाटर्स का एरिया कम है, तो वो एयरक्राफ्ट करियर उल्टा दुश्मन के निशाने पर इजी टारगेट होगा, क्योंकि एक बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, और वो उल्टी लाइबिलिटी बन जाएगा पाकिस्तान नेवी के लिए। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान नेवी स्मैश मिसाइल को अच्छा डेवलप करती है, अभी इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो 350 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। स्मैश 2 इस वक्त डेवलपमेंट फेजेस में है, जो कि रिपोर्टेडली 700 किलोमीटर की रेंज का हामिल एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होगा। और इवन जो स्मैश 1 है उसकी एक्यूरेसी हम देख चुके हैं कि उसने फ्लोटिंग टारगेट्स या आप कह लें कि मूविंग टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया हुआ है। और एक बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल कितना ज्यादा तबाही मचा सकता है, और ऐसे 2 मिसाइल ही बेशक एक डिस्ट्रॉयर कर लग जाए तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयर राइट ऑफ हो जाएगी। तो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान को एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च मिसाइल्स भी चाहिए। अभी जो पाकिस्तान का लॉन्गर रेंज एयर लॉन्च मिसाइल है वो है CM-400 AKG, जो कि GF-17 थंडर और J-10C कैरी करते हैं। फ्यूचर में अगर YJ-21 जैसा एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल आता है तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। यह भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान अपना इंडिजिनस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करे, जो मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट 600 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज रखता होगा। तो यहाँ लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अहम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपग्रेडेड वेपन सिस्टम, खासतौर पर अपग्रेडेड कैरियर प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो उन मिसाइल्स को आगे लेकर जा सकें। लेट्स सपोज फ्यूचर में अगर J-16 पाकिस्तान नेवी की नेवल एयर आर्म लेती है, या हम J-10C का 1 से 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान नेवल एयर आर्म को देते हैं, तो उससे आप एक्सटेंडेड रेंज गेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर J-10C की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है, और 1500 किलोमीटर आगे जाने पर आप एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल फर्दर आगे 700 किलोमीटर पर फायर कर रहे हैं, तो आपको वो रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा मिल जाएगी। तो आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके मुकाबले में एक एयरक्राफ्ट करियर ठीक है, उस पर फाइटर जेट्स होंगे, पावर प्रोजेक्शन का काम करेगा, लेकिन कई मामलात में वो एक सिटिंग डक बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो साहिली एरिया है वो बहुत ज्यादा है। वो अपने एयरक्राफ्ट करियर को बे ऑफ बंगाल की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स का एरिया थोड़ा है, तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम इसे फार वेस्टर्न साइड पर ले जाएं, इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी से दूर। वहां फिर भी ये इंडिया के निशाने पर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम इस पूरे सिनेरियो से सीख रहे हैं। ये ऐसा हो जाना चाहिए कि हम ऑलरेडी सीख चुके हों इस पूरे सिनेरियो के बाद, कि सिर्फ एयरक्राफ्ट करियर, बड़ी डिस्ट्रॉयर्स ही हर जगह आपके लिए सोल्यूशन नहीं है। उसके मुकाबले में जो दूसरी इक्विपमेंट है, जो बेशक आपके छोटे वेपन सिस्टम हैं, लेकिन जो इफेक्टिव हो वो आपके पास हो, ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हो, जिससे आपकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर हो सके, और आप मैरीटाइम डोमेन में अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकें। आपकी मुल्क की ट्रेड भी प्रोटेक्टेड रहेगी, कोई उस पर अटैक नहीं कर सकेगा, और दुश्मन को भी डर होगा कि इनके पास कुछ ऐसी सिल्वर बुलेट या ऐसा वेपन सिस्टम मौजूद है जो इवन लॉन्गर रेंजेस पर भी हमारे हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।